आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th एफएससी का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ एसी जनरेटर। एसी जनरेटर असल में है क्या? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जनरेटर में और मोटर में डिफरेंस क्या होता है। अ जनरेटर इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी and a motor is a device that is used to convert electrical energy into mechanical energy। जनरेटर्स वगैरह आपने अपने घरों में भी देखे होंगे। एसी जनरेटर का मतलब क्या है? अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का मतलब है कि आपका हर रेवोल्यूशन के बाद डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो रही होगी। यहाँ पर मैं आपको जब ग्राफ से समझाऊंगी तो यू विल बी मोर क्लियर अबाउट योर कॉन्सेप्ट्स। तो इसका प्रिंसिपल क्या है हमारा एसी जनरेटर का? The principle of AC generator is Faraday's Faraday law of induction। इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं? द नंबर वन थिंग इज़ कि आपके पास तो मैग्नेटिक फील्ड सोर्स होनी चाहिए जिससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड सोर्स हम यहाँ पर दो मैग्नेट्स ले लेते हैं, द नॉर्थ एंड द साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ मूव करती है। सबसे पहले हम लेंगे मैग्नेटिक फील्ड सोर्स दैट आर मैग्नेट्स हियर, टू मैग्नेट्स, टू स्लिप रिंग्स, two carbon brushes and an armature। अच्छा, आर्मेचर में कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आर्मेचर इज सेम एज कॉइल बट इट कैन रोटेट। अच्छा, हम इसके फिगर की तरफ चलते हैं ताकि आपको ये वाली जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएं। नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही है। हमने बीच में रखना है कि एक आर्मेचर दैट कैन रोटेट, दो स्लिप रिंग्स अटैच हैं, दो कार्बन ब्रशेस अटैच हैं जो कि ईएमएफ से अटैच है, ईएमएफ सोर्स से अटैच है। दीज आर कार्बन ब्रशेस B2 एंड B1, दीज आर स्लिप रिंग्स S1 S2। अब इसकी हम लोग नेमिंग कर देते हैं ताकि हमारे जब मैं रोटेशन के बारे में बताऊं तो आप लोगों को ज़्यादा आसानी हो जाए। तो इसकी नेमिंग हम लोग करते हैं इस तरह के, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये कार्बन ब्रश आर्मेचर जो है ये रोटेट कर सकता है। तो जैसे ही हम लोग इसमें हमने कहा कि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो आप लोग यहाँ देखेंगे कि ये कार्बन जैसे ही आर्मेचर रोटेट करेगा तो इसका जो C और D साइड है ये बिल्कुल नीचे चली जाएगी और EF ऊपर आ जाएगी। AC जनरेटर हम इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि हर एक रेवोल्यूशन के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो रही है। और वो डायरेक्शन हम किस तरह से फाइंड करते हैं? हम लोग फाइंड करते हैं बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम लोग क्या फाइंड करते हैं कि इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट की डायरेक्शन क्या होगी जो कि हर हाफ रेवोल्यूशन के बाद चेंज हो रही है, यूं इस तरह से। तो हर पॉजिटिव नेगेटिव हर हाफ रेवोल्यूशन के बाद इसकी करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है और ईएमएफ सोर्स की भी। तो अब हम लोग इसकी ग्राफ देख लेते हैं कि इसका ग्राफ किस तरह से है। इसके ग्राफ में हम लोग 5 पोजीशंस मार्क करते हैं। इसका ग्राफ बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ये बनाए बगैर आपके एग्ज़ाम्स में इस क्वेश्चन में मार्क्स नहीं आ सकते। तो यू नीड टू मेक दिस, और इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। ये बड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है, इसके कॉन्सेप्ट पे ग्रिप रखें तो आप ये खुद से भी लिख सकते हैं। यू डोंट नीड टू डू रॉट लर्निंग, या फिर आपको रट्टे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ मूव कर रही है। आर्मेचर हमने बीच में रखा हुआ है। आर्मेचर की जो हम लोग अब मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने आपको बताया कि नॉर्थ टू साउथ मूव कर रही है, पहला जो हम लोग सबसे पहले तो थीटा मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग कहते हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। हमने एक पूरा सर्कल जिस तरह कंप्लीट करते हैं ना, इस तरह से हमने एक पूरी रेवोल्यूशन को कंप्लीट करना है। 0, 90, 180, then 270 and then 3
60 डिग्री। तो 0 डिग्री पर हमारे पास क्या होता है कि जो हमारा कॉइल है वो पैरेलल होता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। साथ साथ हम लोग यहाँ पोजीशंस के साथ लिखते भी जाते हैं ताकि आप लोगों को ये याद हो जाए। पोजीशन 1 पे हमारा क्या होता है कि जो कॉइल है वो पैरेलल होती है मैग्नेटिक फील्ड के। MF स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं पूरा नहीं लिख रही ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो कॉइल पैरेलल होती है मैग्नेटिक फील्ड के, और जो हमारा फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फ्लक्स वो ज़ीरो होता है। तो EMF इंड्यूस्ड भी इसमें कोई नहीं होती। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा तो कोई EMF नहीं होगी। यही बात फेरेडे हमें कहता है कि E इज़ इक्वल्स टू N del phi by del T। तो अगर EMF नहीं होगी तो फ्लक्स चेंज भी नहीं होगा, और अगर फ्लक्स चेंज ज़ीरो होगा तो EMF भी नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि EMF ज़ीरो है और फ्लक्स भी ज़ीरो है। पोजीशन 2 पे क्या होता है कि मैं यहाँ पर आपको बना के भी दिखा देती हूँ। ये पोजीशन 1 है जिसमें C, D, E और F। मैंने बताया था कि आर्मेचर जो है वो रोटेट करेगी। जैसे ही 90 डिग्री पर आएगा तो हमारे पास जो कॉइल है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के, और परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और जो हमारा EMF है वो मैक्सिमम हो जाएगा और फ्लक्स भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गई और EMF भी मैक्सिमम हो जाएगा और फ्लक्स भी मैक्सिमम हो जाएगा। और अब हमने जिस तरह CDEF मार्क किया है तो यहाँ पर आके जो हमारी मार्किंग है वो ऑपोजिट हो जाएगी, क्योंकि आर्मेचर पूरा टर्न कर चुका है। अब E यहाँ आ जाएगा, F इधर आ जाएगा, D यहाँ आएगा और C यहाँ आएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। इसके बाद हमारे पास दोबारा से कॉइल रोटेट करेगी और 180 डिग्री पर जाके ये दोबारा से कॉइल जो है वो पैरेलल हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के, और EMF फिर से ज़ीरो हो जाएगा और फ्लक्स भी ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये फिर से पैरेलल हो गई है मैग्नेटिक फील्ड के, लेकिन इस बार ये CD वहीं पर वापस आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर CD, अगर आप लोग खुद इसको इमेजिन भी करें, अगर CD हमारे पास पहले यहाँ पर थे और हम लोगों ने इनको टर्न किया और EF अब यहाँ पर आ गए हैं। अब हम लोग इसको दोबारा से टर्न करते जा रहे हैं और अब क्या होगा कि जो हमारा EF है वो ऊपर आ जाएगा और CD जो है वो नीचे आ जाएगा। फिर दोबारा से हम इसको पूरी तरह टर्न कर रहे हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट पोजीशन थी ना ये वाली, ये दोबारा से रीगेन हो जाएगी। अब आप लोग यहाँ देखें कि जो हमारे पास फर्स्ट पोजीशन थी दैट इज़ कि हमारा D उधर है, C इधर है, E इधर है, F इधर है, ये दोबारा से रीगेन हो गई है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास जो EMF है वो होगी तो मैक्सिमम। मैं इसको थोड़ा नीटली ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। इस ग्राफ को यहाँ से नीचे ड्रॉ करती हूँ। यहाँ देखें, पहले ज़ीरो हुई, मैक्सिमम हुई, फिर दोबारा ज़ीरो हुई, अब दोबारा मैक्सिमम हो रही है। लेकिन यहाँ पर आप लोग एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि ये जो इसकी डायरेक्शन है या इसकी पोलैरिटी है वो रिवर्स हो चुकी है। अब ये नेगेटिव मैक्सिमम में जा रहा है, ये पॉजिटिव मैक्सिमम था। उसके बाद दोबारा से ये 360 पे जाएगा और हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग साथ नीचे लिख भी लेते हैं। पोजीशन नंबर 4 दैट इज़ दिस पोजीशन, यहाँ पर हमारे पास 270 पे कॉइल जो है दोबारा से परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के, और EMF जो है वो मैक्सिमम होगी बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब पोलैरिटी रिवर्स हो चुकी है क्योंकि ये AC जनरेटर है। पोजीशन 5 पे क्या होगा, ये दोबारा से 360 डिग्री पर ये आएगा और हमारे पास जो आर्मेचर है वो टर्न करेगा और हमारे पास C, D, E और F
पहले परपेंडिकुलर थी और अब दोबारा से पैरेलल हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के। तो पोजीशन नंबर 5 जो कि 360 डिग्री वाली पोजीशन है, उस पर कॉइल जो है वो दोबारा से पैरेलल हो चुकी है मैग्नेटिक फील्ड के, और जो हमारा ईएमएफ है वो दोबारा से ज़ीरो हो चुका है, और जो हमारा फ्लक्स है वो भी ज़ीरो हो चुका है। तो दोबारा से हम देखते हैं कि ये एक साइकिल, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रही है। अच्छा, इसका मैथमेटिकल, आई होप कि यहाँ तक आपको सारी बात समझ आ चुकी होगी, लेकिन मैथमेटिकल प्रूफ से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैथमेटिकल प्रूफ जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये डिपेंड करता है फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन पे। तो मैथमेटिकली अगर हम इसको प्रूफ करें, सबसे पहले तो आपको फैराडे लॉ पता होना चाहिए। फैराडे लॉ हमें क्या कहता है, E इज़ इक्वल्स टू माइनस एन डेल फाई बाय डेल टी। अब एज वी नो दैट del phi is equals to b dot a, putting this value in equation number 1, E is equals to minus n del phi की जगह मैं b dot a लगा रही हूँ, del b dot a by del t। E is equals to minus n, अगर मैं del by ले लूँ, और b a cos theta, that is the angle between the magnetic field and the area, by del t। E is equals to minus n। अब मैं इस वाले पोर्शन को बाहर लेकर आ रही हूँ, माइनस एन बी ए और डेल कॉस थीटा बाय डेल टी को मैंने सेपरेट कर दिया है। यहाँ तक आप लोगों को आई होप कि समझ आ गई होगी। इसके बाद जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है ना, अब उनको ये बात पता होगी, लेकिन बायो वाले स्टूडेंट को ये बात याद करनी पड़ेगी। इसका कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि मैथ्स वाले जो स्टूडेंट हैं वो हमारा ये जो रिलेशंस हैं, हमारी कन्वर्जन ये पढ़ते हैं, लेकिन बायो वालों को याद करना पड़ेगा। माइनस एन बी ए और डेल कॉस थीटा इज़ इक्वल्स टू ओमेगा टी, ये हमें पता है, हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो ओमेगा टी मैंने उसकी जगह लगा दी है बाय डेल टी। अब जो हमारा डेल कॉस ओमेगा टी बाय डेल टी होता है वो इक्वल होता है माइनस साइन ओमेगा टी ओमेगा। अब ये फंक्शंस जो है ना, ये मैथ्स वालों को पता है, लेकिन हमें नहीं पता बायो वालों को, तो हमें ये याद करने पड़ेंगे। माइनस साइन ओमेगा टी ओमेगा के इक्वल होता है डेल कॉस ओमेगा टी बाय डेल टी। अब इसको वैल्यू को मैं पुट करती हूँ ऊपर इक्वेशन में, तो डेल कॉस ओमेगा टी बाय डेल टी इज इक्वल्स टू माइनस साइन ओमेगा टी ओमेगा, डेल कॉस ओमेगा टी बाय डेल टी इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। मैंने बस इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया है। उसके बाद मैं इसको इक्वेशन में पुट करती हूँ, E इज इक्वल्स टू माइनस एन ए बी, ये वाली इक्वेशन में अब मैं यहाँ लिख रही हूँ एन ए बी, और उसकी जगह मैं जो फंक्शन मैंने आपको बताया वो मैं लिखूँगी माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। E इज इक्वल्स टू माइनस एन ए बी माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। E इज इक्वल्स टू नवाब साइन ओमेगा टी, और as we know that theta is equals to omega t, so E is equals to नवाब साइन थीटा। तो इसको याद करने का एक आसान सा तरीका है कि आप लोग याद कर लें कि E is equals to नवाब साइन थीटा n ओमेगा ए बी साइन थीटा, सो आई प्रोनाउंस इट एट नवाब साइन थीटा। तो इस तरह आपको ज़्यादा इजीली याद हो जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ था इसका, लेकिन इसके साथ एक और थोड़ी सी बातें हैं कि आपका जो ईएमएफ है वो मैक्सिमम कब होगा और ईएमएफ ज़ीरो कब होगा। वैसे ये बातें आप लोगों को अभी तक तो समझ आ चुकी होंगी जो मैंने ग्राफ बनाया ऊपर उससे, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ प्रूफ करा देती हूँ कि ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा और ईएमएफ ज़ीरो कब होगा। ये डिपेंड करता है हमारे थीटा पे। अगर हमारा थीटा 0 डिग्री है और थीटा 90 डिग्री है, तो अगर E इज़ इक्वल्स टू नवाब साइन 0 और E इज़ इक्वल्स टू नवाब
साइन 90, मैंने सिंपली थीटा की जगह वैल्यूज़ पुट की हैं थीटा की। तो साइन 0 जो होता है हमारे पास 0 होता है, तो ई इज़ इक्वल्स टू 0, पूरी टर्म 0 हो जाएगी। और साइन 90 जो होता है हमारे पास 1 होता है, ई इज़ इक्वल्स टू नवाब आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब भी थीटा 90 होगा तो हमारे पास ईएमएफ जो है वो मैक्सिमम होगी, और जब भी हमारे पास थीटा जो है वो 0 होगा हमारे पास ईएमएफ मिनिमम होगी। तो E इज़ इक्वल्स टू ई नॉट साइन थीटा जो है वो हमारे पास मैक्सिमम ईएमएफ के लिए इक्वेशन है। मैंने बस इसकी जगह क्या किया है कि ई नॉट पुट कर दी। ई नॉट इज़ नोन एज मैक्सिमम ईएमएफ। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें समझ आ गई होंगी। और अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, या फिर कोई सजेशन है, या कोई आप आंसर करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूँगी और आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू सो मच एवरीवन। दिस इज़ अलिशबा सजाद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।